इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना किससे? केमिकल रिएक्शन से। तो ठीक है, क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इसका पूरा जो स्टडी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक चीज यह है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। कौन सा केमिकल रिएक्शन करवाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। ये दोनों ही चीजें क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ये करवाते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारा होता है जो रिएक्शन अपने आप हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और जो रिएक्शन करवाना पड़ता है उसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लेते हैं। ओम्स लॉ जो फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े थे, कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना भी उसमें करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर भी हमारा ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। तो R जो होता है, R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय बोथ मेटेलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में भी रहता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में भी रहता है। अब आता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है? जिसके कारण से सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के करंट के फ्लो को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अपने से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो हम लोग ये सब चीजें फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। यहाँ पर हम लोग रो किसको बोलते हैं? रो को कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या जिसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर L की वैल्यू 1 हो जाए, आर ए की वैल्यू भी 1 हो जाए तो रो ही R बन जाता है। मतलब अगर एक कंडक्टर ले लें जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रजिस्टिविटी ही क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही मेरी क्या होती है? रजिस्टिविटी होती है। और इस चैप्टर में रजिस्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टिविटी। समझे? कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, या कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। 1/R जो होता है हमारा कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स या मो। कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो, कंडक्टेंस हो गया रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी क्या हो गया? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं K से। ये होता है 1/रेजिस्टिविटी। समझे? तो हमारा देखो क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टिविटी क्या? रो एल बाई ए। तो रो के जगह क्या लिखा जा सकता है? 1/K लिखा जा सकता है इंटू एल बाई ए। तो K की वैल्यू आ जाएगी 1/R इंटू एल बाई ए। 1/R ही क्या होता है? G होता है। G इंटू एल बाई ए, ये सारे फॉर्मूला याद रहने चाहिए। समझे? तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं K से, डिनोट करते हैं।
ठीक है, के से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से समझ लेना, फॉर्मूला याद करना है। तो कंडक्टिविटी 1/ρ के बराबर होता है। कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड कि कौन कौन से फैक्टर से मेटेलिक कंडक्टेंस चेंज होता है, मेटेलिक कंडक्टर किस किस फैक्टर से चेंज होता है। तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है मेटल में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो किस पे ऊपर डिपेंड कर, देखो सबसे पहले नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। समझे, नेचर क्या नेचर है मेटल का, मेटल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर कैसा है मेटल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर उसका कैसा है, मेटेलिक स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का, कैसे कैसे चेंज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में चेंजेस किस तरह से आते हैं, कौन सा फैक्टर से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस चेंज होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयन, जो सॉल्यूशन में मिक्स होकर के क्या बना दे, आयन बना दे इन डिजॉल्व और मोल्टेन स्टेट। जैसे अगर देखेंगे HCl, अगर HCl जो हो गया ये आयन में बदलेगा तो H प्लस और Cl माइनस में बदल जाएगा। NaOH अगर देखेंगे, NaOH को देखेंगे तो NaOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। KCl की बात करते हैं तो ये बनेगा K प्लस और Cl माइनस बनेगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारा हमारा जो है मतलब इसमें आयंस में वो टूट जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अगर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, जैसे पानी में मिलाओगे तो ये जो है आयंस में टूट जाता है। ठीक है, अब आयंस में टूटने के बाद ये सब क्या होता है, चार्ज बॉडीज होती हैं। चार्ज बॉडीज क्या होते हैं, अगर चार्ज बॉडीज मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो कुछ कुछ जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, पूरी तरह से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन जिसमें होगा उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होगा, या जिसको बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन भी कहा जाता है। तो भैया देखो CH3COH ये वीक एसिड है ना, NH4OH ये वीक बेस है, ये सब क्या होता है, ये सब जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रोलाइट जो होगा मोल्टेन स्टेट में, मतलब या तो वो पिघला हुआ रहेगा या तो डिजॉल्व स्टेट में रहेगा। पानी में मिला दो या किसी दूसरे सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला दो तब जाकर के वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर से इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी चेंज होती है या कंडक्टेंस चेंज होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, देखो अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखो इसमें फोर्स किसके किसके बीच में होगा, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स होगा। दूसरा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होगा, और तीसरा जो होगा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स होगा। तीन तरह से फोर्स होते हैं। तो जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना कम होगा तो सॉल्यूट एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो क्या है कि लेसर इज द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ग्रेटर विल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस एंड हायर विल बी द कंडक्टेंस। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन कम होने से फ्रीडम ऑफ आयंस के, फ्रीडम जो है आयंस के मूवमेंट में फ्रीडम हो जाएगी, ज्यादा फ्रीली मूव करेगा, तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जितना ज्यादा सॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। अगर ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है तो क्या होगा कि आयंस ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा, समझे, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसका विस्कोसिटी रहेगा, उतना जो है गाढ़ा रहेगा सॉल्यूशन। गाढ़ा सॉल्यूशन रहेगा तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम हो जाएगा।
चौथा आ जाता है टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, समझे, सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ जाता है। मेटल में देखना उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस कम होता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, क्योंकि सारे इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखें, मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगा। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस में ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मैटर ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो है मेटेलिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका डिफरेंस याद रखना। अब देखो ये कंडक्टेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, समझ लो इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या रहेंगे, जिसका मेरे को, जिस सेल का मेरे को कंडक्टेंस मेजर करना, उसको कहाँ रखेंगे, इस पोजीशन पे रखेंगे। R3 और R4 को क्या रखेंगे, R3 और R4 नॉन रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, जो हमको रेजिस्टेंस पहले से पता है। और R1 जो है, R1 जो है, ये इसको क्या करेंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज में नल डिटेक्शन कब आएगा, जब सामने सामने का रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल रहता है एट नल पॉइंट। नल पॉइंट में क्या होता है, नल नल डिटेक्शन। नल डिटेक्शन मतलब जब यहाँ पर का करंट, अगर बोलेंगे कि यहाँ पर जो भी हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए हैं या डिटेक्टर लगाए हैं, ये डिटेक्टर जीरो दिखाएगा, तब उस कंडीशन पे क्या होता है, सामने सामने का रेजिस्टेंस, सामने सामने का रेजिस्टेंस R2 इंटू R3 शुड बी इक्वल टू R1 इंटू R4 होगा। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू R4 बाई R3। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक जो सेटअप बना के दिखाओ कि कैसे हम लोग इसका कंडक्टिविटी सेल का हम लोग कंडक्टेंस निकालते हैं या रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेटअप को बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, कंडक्टिविटी सेल R3, R4 और R3 ये दोनों नॉन रेजिस्टेंस रहेंगे, ये वेरिएबल रजिस्टर रहेगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग सेट करके ऐसा करते हैं कि हमारा ये क्या हो जाए, नल डिटेक्शन आ जाए। नल डिटेक्शन आ जाए तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नल डिटेक्शन का रूल लगा के R2 की वैल्यू निकालते हैं, और R2 को ही हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 1/R2 के बराबर। ठीक है, तो ये सेटअप समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखो कंडक्टिविटी की बात करें तो जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल दें तो वो किस पे डिपेंड करता है, कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एक टर्म लेते हैं जिसे बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्व 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कई बार मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है बनाने के लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय उसका कंसंट्रेशन। V जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। तो इसको निकालते हैं K इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा 1000/C। यहाँ पर C क्या होता है, C जो होता है मोलर कंसंट्रेशन होता है, मतलब ये समझ लो कि मोलैरिटी के बराबर होता है। तो कभी भी अगर मोलर कंडक्टिविटी हम लोग निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस, के क्या है, कंडक्टेंस है, सॉरी के क्या है हमारी, के जो है हमारी कंडक्टिविटी है, समझे, के जो है हमारी कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के लिए के कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000/C करते हैं। C क्या होता है, मोलारिटी होता है। ठीक है, मोलैरिटी से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हमारी कंडक्टिविटी या सारी चीजें चेंज होती है। देखो कंडक्टिविटी जो होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती जाती है।
ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो भी क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए जो है कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, समझे, टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, कंसंट्रेशन को कम करने से बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन को कम करने से कम हो जाती है। दोनों याद रखना। तो यहां याद रखना दो चीजें हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इस ग्राफ को फॉलो करती है। जैसे KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो लीनियरली डिक्रीज होगा। लेकिन क्या है, ये जो है इनवर्सली डिक्रीज होता है। लीनियरली डिक्रीज होना मतलब अलग चीज हो गया। ठीक है, यहां पर देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनवर्सली डिक्रीज होता है और ये क्या होता है, लीनियरली डिक्रीज होता है। समझे, ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टर्म आता है जिसको बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर कंसंट्रेशन को तुम लगभग लगभग जीरो कर दो। समझे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन को हम लोग लगभग लगभग जीरो कर दिए, समझे, या उस सॉल्यूशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिए। समझ लो कि HCl जो है इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूट है, उसको किस में मिला दिए हैं, वाटर में मिला दिए हैं। तो किस में चेंज हो जाएगा, H+ और Cl- में चेंज हो जाएगा। पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिए। तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, या जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, उस कंडीशन पे जो कंडक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर यह समझ लो कि जो इसका ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, धीरे 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 कंसंट्रेशन को हम लोग कम करते जा रहे हैं। फाइनली यहां पर एक पॉइंट पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी एकदम जीरो पे, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और इसका भी ये लगभग लगभग पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग कंडक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है होती है, वो क्या होता है कि एकदम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तो जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये समझो कि कोई किसी भी कंसंट्रेशन में कंडक्टिविटी निकालने के लिए, ये जो है किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो एक ग्राफ बनता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस BC का पावर 1/2। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब समझ लो कि एकदम देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे, कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो किसी भी दूसरे कंडक्शन कंसंट्रेशन में लिमिट जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमेशा कम ही होगी। तो देखो ये वाला जो ग्राफ शो कर रहा है ना, ये हमारा बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है। समझे, ये जो होता है ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होता है। तो किसी भी कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला ΔM माइनस BC का पावर 1/2। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहता है। अब आते हैं कोलर-रॉस लॉ। कोलर-रॉस लॉ क्या होता है, कोलर-रॉस ये है कि it state that limiting molar conductivity of an electrolyte are represent as sum of individual concentration of anion and cation। मतलब ये समझ लो कि एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैटायन। V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कैटायन हो गया, या बोल सकते हैं इतने सारे वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायन है। V+ क्या है, नंबर ऑफ कैटायन। डेल्टा प्लस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, प्लस V- V क्या है, नंबर ऑफ एनायन, इनटू डेल्टा माइनस नॉट, ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये हमारा होता है कोलर-रॉस लॉ। कोलर-रॉस लॉ का ज्यादातर हमारा जरूरत होती है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसके एप्लीकेशन देखो। कोलर-रॉस लॉ क्या चीज में काम आता है मतलब ये समझ लो कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है HCl का, तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ HCl, नंबर ऑफ H प्लस इंटू डेल्टा प्लस ऑफ H प्लस, प्लस नंबर ऑफ Cl माइनस इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ये करूंगा तो मेरे को क्या आ जाएगा, HCl का आ जाएगा। अब इसको समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो निकालते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोलर-रॉस लॉ को यूज करते हैं। जैसे CH3COOH, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कैसे निकालेंगे, डेल्टा लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH माइनस प्लस, ये किसमें टूटेगा, अगर हम लोग CH3COOH अगर लेते हैं तो ये किसमें टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस में टूटता है। ठीक है, तो ये कितना टूटेगा, ये हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या रहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कितना डिसोसिएशन होगा वो हमको नहीं पता रहता, क्योंकि वो हम लोग पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से हम लोग चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा डेल्टा, ये देखिए यहाँ पर डेल्टा नॉट CH3COO माइनस प्लस डेल्टा नॉट ऑफ Na प्लस। Na प्लस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बनता है, समझे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। Na प्लस जो है कंप्लीट डिसोसिएशन करता है। फिर क्या कर दिए, प्लस डेल्टा H प्लस और Cl माइनस, एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। अब देखो यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर इसको तोड़ तोड़ करके हम लोग और डेल्टा Na और Cl ले लिए। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन बन गया। ये बन गया COONA, HCl और NaCl। ये तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में टूट गया। ये तीनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तीनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हम लोग को पता रहता है कि उसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो इसका निकालना आसान रहता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करके हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोलर-रॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का काम करते हैं। दूसरा चीज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए काम करता है। अब देखो इससे हम लोग को डेल्टा एम निकल गया। ठीक है, डेल्टा एम किसी भी कंसंट्रेशन का डेल्टा एम डिवाइडेड बाई किसी भी कंसंट्रेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल देते हैं, तो ये आ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर हम लोग आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा इस तरह से, ये आता है। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट है, इसका फॉर्मूला फिलहाल याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी के लिए भी निकालते हैं, तो सॉल्युबिलिटी K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी करके हम लोग निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी आ जाएगा हमारा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा एम नॉट। पहले डेल्टा एम नॉट निकालेंगे और सॉल्युबिलिटी आ जाएगा K इंटू 1000 बाई डेल्टा एम नॉट। सॉल्युबिलिटी जो है मोलरिटी निकालने के काम आ जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है अभी जितने हम लोग पार्ट किए हैं ये ज्यादातर जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अब थ्योरी पार्ट आ जाते हैं। थ्योरी पार्ट में आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज होता है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको समझते हैं एक सिंपल वोल्टेइक सेल। एक सिंपल वोल्टेइक सेल से समझते हैं। वोल्टेइक सेल में क्या होता है, एनोड में होता है हमारा जिंक का रॉड, और जिंक का रॉड डिप्ड रहता है जिंक के सॉल्ट में। जिंक का सॉल्ट क्या है, ZnSO4। जिंक का रॉड किस में रहेगा, जिंक के सॉल्ट में रहेगा। जिंक का सॉल्ट में क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, तो जिंक का सॉल्ट Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे तरफ क्या रहेगा, कैथोड में रहेगा कॉपर, और कॉपर डिप्ड रहेगा कॉपर के सॉल्ट में, CuSO4 रहेगा। के CuSO4 की बात करें तो CuSO4 Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बीच में रहेगा सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग क्या होता है, ये जो है एज अ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर के काम करता है।
समझे, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर से Cl माइनस जा रहा है, यहाँ से K प्लस इधर आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टर का काम करता है। तो बीच में जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो क्या होता है कि वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसमें जब रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो देखो ये कंप्लीट रिएक्शन है, ZnS सॉलिड Zn Cu2 प्लस के साथ रिएक्ट करके Zn2 प्लस और Cu देता है हमारा। जैसे Zn अगर अलग अलग तरह से रिएक्शन देखेंगे कि कहते हैं कि जो है एनोड में क्या हो रहा है, Zn जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। देखो यहाँ पर से Zn क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इस वाले पाथ से ट्रेवल करके ये इलेक्ट्रॉन कॉपर ले लेता है, कॉपर ले लेता है तो कैसे करता है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर देता है, कॉपर बना देता है। अब याद रखना, वन विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो भी रिलीज इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वहां पर क्या मानते हैं, वहां पर हम लोग मानते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर। और वन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट होता है, वहां पर क्या होता है, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड मतलब वहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं। तो देखो यहां पर अगर समझते हैं क्या हो रहा है, यहां पर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो करके, ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन इससे ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ से कॉपर इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। बाकी यहां पर क्या हो रहा है, जो है क्या बोलेंगे उसको, ये इसको कंप्लीट करने के, इसका सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। याद रखना, आयंस का ट्रांसफर होगा खाली सॉल्ट ब्रिज में, कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से गया, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर यहाँ पर जो है आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें बार बार होंगी, बार बार होती रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल वोल्टिक सेल है। तो सिंपल वोल्टिक सेल में क्या होता है, देखो जरूरी नहीं कि हम लोग जो है एनोड में हमेशा जिंक लेंगे, कैथोड में हमेशा हम लोग कॉपर लेंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन ये जो वोल्टिक सेल बनाया गया, वोल्टिक सेल में खास तौर पे एनोड कैथोड में क्या रहता था, कॉपर का रॉड रहता था, कॉपर का रॉड डिप्ड रहता था कॉपर सल्फेट में। जिंक जो है एनोड के तौर पे यूज करते थे, जिंक सल्फेट। पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें क्या होगा, जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, अपने आप रिएक्शन होगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल बनता है। गैल्वेनिक सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सॉल्ट ब्रिज पहले होना कैसा चाहिए, सॉल्ट ब्रिज में क्या होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट इंटरेक्ट केमिकली विथ आइदर ऑफ द सॉल्यूशन, केमिकली रिएक्शन नहीं करना चाहिए। डू नॉट इंटरफियर विथ ओवरऑल सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं जिसकी मोबिलिटी ऑफ आयन सेम रहती है, जैसे KCl K2SO4, ये सबको यूज किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ओनली फ्लो ऑफ आयंस, ये आयंस को फ्लो करवाता है जिससे सर्किट कंप्लीट होता है। दूसरा चीज ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। दो काम होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, IUPAC के हिसाब से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको पहले लिखेंगे, एनोड वाले पार्ट को पहले लिखेंगे। याद रखना, एनोड पार्ट को पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डबल डबल लाइन रहता है, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, फिर कैथोड पार्ट को लिखा जाता है। समझे, पहले एनोड पार्ट मतलब क्या हो गया, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। और कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है।
समझे? तो इसको दो हाफ में अगर हम लोग बांटे, एनोड हाफ को पहले लिखा जाता है, इसका जो रूल है याद रखना, एनोड हाफ को पहले लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल लाइन जो है रिप्रेजेंट करता है सेपरेट द मेटल फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, मेटल और एक्वा सॉल्यूशन को सेपरेट करता है। एनोडिक चैम्बर में जिंक जो है, जिंक Zn2+ पे कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। डबल लाइन रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। उसके अंदर में क्या रहेगा, इसका जो भी कंसंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। मान लो जिंक का जो भी कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं हमेशा आयन के कंसंट्रेशन को लिखते हैं। देखो यहाँ पर C1 क्या है, Zn2+ का आयन का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर लिख दिया 1m, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ कितना है, 1m है। यहाँ पर भी 1m दिया हुआ, Cu2+ का भी कंसंट्रेशन कितना है, 1m। अब ये अगर इसका कंसंट्रेशन 1m रहेगा तो इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो 1.1 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, प्लस में 1.1 वोल्ट। अगर कंसंट्रेशन 1m रहेगा तो कंसंट्रेशन चेंज होता है तो हम लोग उसको उसका कंसंट्रेशन चेंज हो। फिर देखो जो है अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे हम लोग इनर्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, अगर किसी का भी पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, एक तरफ जो है कैथोड में या एनोड में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, H+ और H2 करके लिखा रहेगा, मतलब वहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उसको आगे हम लोग देखेंगे। अब याद रखना ये डैनियल सेल में रिवर्सिबिलिटी भी होती है, इसका एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब यहाँ पर जो एक्सटर्नली हम लोग वोल्टेज कनेक्ट करके रखे हैं वो 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब जितना वोल्ट ये प्रोड्यूस करता है उससे कम है, तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से लेकर के कॉपर की तरफ फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और करंट कॉपर से जिंक के तरफ। करंट हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो होता है डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, और करंट कैसे जाएगा, कॉपर से, कॉपर करंट का जो डायरेक्शन है वो कॉपर से जिंक की तरफ होगा। कब, जब इलेक्ट्रो जो एक्सटर्नली जो वोल्टेज लगाया हो वो 1.1 वोल्ट से कम हो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट करेंगे ना, तो ना इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस कंडीशन पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नली जो बाहर में वोल्टेज दिए हैं, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा ले लिए, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तब उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होने लगेगा, और जो है करंट का डायरेक्शन जो है जिंक से कॉपर की तरफ होने लगेगा। यही जो कॉन्सेप्ट होता है जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह करते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट वही रहता है कि तुमको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है, तुमको जबरदस्ती रिएक्शन करवाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज को जो है सेल पोटेंशियल से ज्यादा देना पड़ेगा। सेल पोटेंशियल कितना था, 1.1 वोल्ट था, तो 1.1 वोल्ट से ज्यादा दोगे तब क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होने लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किसी भी मेटल की टेंडेंसी, अगर उसको हम लोग उसके इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ मेटल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ओन आयन टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्न बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हर मेटल की अपनी टेंडेंसी होती है कि अगर उसको अपने ही आयन के अंदर रखेंगे, अपने ही आयन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो उसी, और वो गेन करेगा या लूज करेगा तो क्या होगा उसके अंदर, वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, उसी का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, चार्ज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी मेटल की बात करते हैं तो मेटल में दो चीजें हो सकती है, मेटल या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn+ बन जाएगा, या तो मेटल का जो आयन है, मेटल का जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो खुद मेटल बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया,
और जिसमें लूज हो रहा है, ये याद तक करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज है, जो लूज कर दे रहा है उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों चीजें एक साथ होगी, याद रखना, अकेले नहीं होता, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, इसी को हम लोग जो है 11th क्लास में पढ़े, रिडॉक्स रिएक्शन करके। तो दोनों रिएक्शन साथ में होगा। क्लियर हो रही है बात? अब आते हैं नेक्स्ट में कि याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। एक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट इन साइन होता है। द रिडक्शन पोटेंशियल शोज एन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ते जाएगा अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो। डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कंसंट्रेशन बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है, और कंसंट्रेशन कम होने से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। तीसरा, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ई जो है एडिटिव नहीं होता। अब आते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट फॉर्म में शी कहा जाता है। किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड जो है इसके रिफरेंस में लिया जाता है, समझे? याद रखना, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है कैसे बनाया जाता है, इसमें देखो क्या होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्लेटिनम का रहता है, प्लेटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड रहता है, प्लेटिनम से क्लोटेड रहता है। प्लेटिनम से इसलिए कोट करते हैं कि प्लेटिनम और हाइड्रोजन, प्लेटिनम जो होता है मैक्सिमम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं, समझे? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा और उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करते हैं। प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम मेटल से बना हुआ है, उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग भी की जाती है। प्लेटिनम ब्लैक मतलब प्लेटिनम का पाउडर समझ लो, उसकी कोटिंग की जाती है, पेंट से कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 m होना चाहिए, एक मोलारिटी उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और प्योर हाइड्रोजन गैस को उससे पास करवाते हैं, समझे? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन, जो प्लेटिनम की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकता है, बार बार पास कराते हैं, कितना, 1 बार प्रेशर पे पास करवाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है दोनों तरह से काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। जब एनोड की तरह काम करेगा तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और जब वो कैथोड की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बन जाता है, तो दोनों की तरह काम कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों तरह से काम कर सकता है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, PtS H2 गैस H प्लस, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या चीज होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होता है, समझे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, एक मिनट, तो हमारा ये है कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटेड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अगर कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब कंपेयर करते हैं तो जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो 1 m होना चाहिए, टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन होना चाहिए, और जितने भी गैस होंगे उसका प्रेशर होगा 1 बार प्रेशर। उस कंडीशन पे जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड अगर यूज करेंगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उनको क्या कहा जाता है, सेल पोटेंशियल कहा जाता है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल ऑफ एन ये सेल पोटेंशियल जो होता है वो रिडक्शन। देखो अब हम लोग बात करते हैं किसी भी सेल में एक जगह में कैथोड में रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन में एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन सेल पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं। या ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड को क्या कहा जाता है, सेल पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेल पोटेंशियल जो होता है आर माइनस एल, मतलब ये समझ लो जो है रिडक्शन जहां पर हम लगा एनोड होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, और जो कैथोड होता है वो राइट में होता है। तो राइट का ईएमएफ माइनस लेफ्ट का ईएमएफ। तो अगर डैनियल सेल की बात करें तो होता है रिडक्शन कॉपर में और जिंक में। क्या एनोड कहाँ होता है, जिंक में होता है, जिंक एनोड है। तो कॉपर का जो सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है 0.34 और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76। तो दोनों को जब हम लोग करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आता है। इसीलिए जो है डैनियल सेल जो होता है उसका सेल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, डैनियल सेल जो होता है उसका वोल्ट बोलता है 1.1 वोल्ट। तो ये तो बात हो गई डैनियल सेल की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग सिर्फ जो हम लोग सेल बना सकते हैं उसमें जिंक और कॉपर को यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग किसी को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्या कंसंट्रेशन उतना ही रखेंगे क्या, 1 m ही रखेंगे क्या, नहीं, वो भी जरूरी नहीं है। अगर 1 m है तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अगर कंसंट्रेशन 1 m है, मतलब एक मोलारिटी है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है हमारा, वो हम लोग देते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, वो हम लोग देते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। Zn2 प्लस Zn2 प्लस बोल रहा हूं, कॉपर टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनता है कॉपर। समझे, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनता है कॉपर। अब ई नॉट अगर कॉपर लिए, ई नॉट ऑफ कॉपर ले लेता हूं मैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से लेकर के Cu। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 m। जब कंसंट्रेशन 1 होगा तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। अब मान लो कंसंट्रेशन बदल गया तो उस कंडीशन पे ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से लेकर के Cu, ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से लेकर के Cu माइनस RT अपॉन NF Ln कंसंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ये जनरली जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड के केस में हम लोग कंसंट्रेशन 1 ही मानते हैं। ठीक है, और Ln को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन n प्लस। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होता है। कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। f जो होता है फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक है, तो ये होता है नर्स्ट इक्वेशन। क्या देता है, किसी भी किसी भी दूसरे कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला देता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक जनरल केमिकल रिएक्शन देखें, ए और बी एन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके सी और डी देता है, तो नर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाता है ई ऑफ सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर है, बी का पावर बी बन जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग क्या कर दिए, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। r और t की वैल्यू भी हम लोग 90 की वैल्यू मान लो 298 केल्विन पुट करते हैं। ये सब की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो 298 केल्विन का ही क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा हमारा सेल, इक्विलिब्रियम में सेल आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कि उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारे रिएक्शन हो जाएंगे। तो उस कंडीशन पे ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ये वाला हमारा नॉस्ट इक्वेशन बन जाएगा। मान लो डेनियल सेल की बात करते हैं, तो डेनियल सेल में राइट साइड जो लेफ्ट साइड में होता है वो हो गया Zn2 प्लस, राइट साइड में Cu2 प्लस हो गया। तो हम नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे डेनियल सेल का, तो ये बनता है। अब ई नॉट, ई सेल को जीरो मान लें तो ई नॉट ऑफ सेल का हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2.303 RT अपॉन 2F लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। अब इसकी वैल्यू सबको पुट करते हैं, 2F की वैल्यू सबको पुट करते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा हमारा 2.303 आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू 298 अपॉन 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500 लॉग के सी। ये सबको सॉल्व करने से आता है 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। ठीक है, तो लॉग के सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, लॉग के सी इज इक्वल टू एन अपॉन 0.0591 ई नॉट ऑफ सेल, इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो 2 है, किसी भी एक दूसरे सेल की बात करें तो एन आ जाएगा, है ना। इन जनरल किसी भी दूसरे सेल में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, अब ये जो है हम लोग आते हैं ईएमएफ एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ईएमएफ और गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है? देखो, गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, जो किसी भी केमिकल के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होती है वही क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है। तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। जितना गिव्स फ्री एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन। तो ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिकली अगर बात करें कि गिव्स फ्री एनर्जी में जितना भी चेंजेस आ रहा है माइनस एन इंटू एफ इंटू ई ऑफ सेल के बराबर आता है, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कंसंट्रेशन अगर यूनिटी है तो ई ऑफ सेल और ई नॉट ऑफ सेल सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे अगर यूनिटी कंसंट्रेशन है तो ई की वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है हमारा। गिव्स फ्री एनर्जी हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, आर टी लॉग ऑफ के सी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, अलग अलग सबका स्टैंडर्ड हाफ जो है सबका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालें तो उसका जो सीरीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। नेगेटिव वैल्यू अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे, जिसका नेगेटिव आता है, जैसे जिंक का नेगेटिव आता है, समझे, मैग्नीशियम का भी देखो नेगेटिव आ रहा है 2.36, तो मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रखना इसमें अगर ई की वैल्यू नेगेटिव है, ई नॉट अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन एजेंट जो रहेगा उसमें खुद में क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कॉपर में क्या रहता है, ई नॉट पॉजिटिव रहता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कॉपर किसके जैसा काम करेगा, रिड्यूस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। किसके कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जो है हमारा जो डेनियल सेल है उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट्स एक्वा सॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सब्सटेंस गवर्न बाय फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस गवर्न करता है। देखो लॉ क्या बोलता है, पहला कि द अमाउंट ऑफ एनी, देखो दो लॉ है फैराडे के। पहला लॉ क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये समझ लो कि कितना इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा या कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। देखो यहां पर बेसिकली यही है, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि एक चांदी की चम्मच है अपने पास, सिल्वर स्पून,
समझे, एक सिल्वर स्पून है और एक हमारे पास आयरन का चम्मच है, आयरन स्पून। अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर चांदी का परत चढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवा देता हूँ। समझे, इसमें क्या करता हूँ, इसमें एक बैटरी लगा देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो चांदी जो है वो इसके ऊपर परत चढ़ाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, कंप्लीटली इलेक्ट्रोलिसिस है। अब चांदी का परत चढ़ता है मतलब कुछ अमाउंट जो है इधर से इधर ट्रांसफर होगा। कहां से कहां तक, चांदी से जो है लोहे के ऊपर ट्रांसफर होता है। जो चांदी का या किसी के ऊपर जो पानी चढ़ाते हैं बोलते हैं ना हम लोग, तो वो यही होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कितना होगा क्या होगा, उसको गवर्न करता है फैराडे लॉ। उसको गवर्न करता है फैराडे लॉ। ये क्या बताया, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर जो लिबरेट होगा वो डिपेंड करता है कि उसमें से तुम कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। समझे, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी के बराबर होता है ना। जेड को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है। जेड को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, जेड को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, टी की वैल्यू 1 सेकंड है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वही डब्ल्यू के बराबर आता है। मतलब जितना भी अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट पास करें तो कितना जो है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, वही हमारा क्या होता है, जेड होता है। समझे, वही हमारा क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट मास एक टर्म आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास, द मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय पासिंग 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। इतना ज्यादा चार्ज जब हम लोग पास करेंगे किसी से भी, तो उसमें जितना भी एलिमेंट डिपॉजिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अब दूसरा जो है लॉ बता रहा है फैराडे सेकंड लॉ, ये बोलता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, the amount of different substance deposited at electrode is directly proportional to its equivalent mass। समझे, उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो एक कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है, समझे, और एक जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो कॉपर का अगर इक्विवेलेंट मास ECU लिख दो, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अगर 96,500 कूलम का चार्ज देंगे तो जितना भी एलिमेंट डिपॉजिट होगा उसका मास जो होता है इक्विवेलेंट मास होता है। वही तरह से जिंक का इक्विवेलेंट मास अगर मान लो EZn है, तो याद रखना W1/W2 इट इज इक्वल टू E ऑफ Cu अपॉन E ऑफ Zn। तो W1 जो हो जाएगा E ऑफ Cu इंटू W2 अपॉन Zn। समझे, ये हमारा बन जाता है। क्लियर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास, मतलब जिसका इक्विवेलेंट मास ज्यादा आएगा उस, और जिसका इक्विवेलेंट मास कम होगा उसका कम सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब हम लोग आते हैं सेल्स, क्या हमारा फैराडेज लॉ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेल्स पे। कई तरह के सेल्स होते हैं। अगर हम लोग कॉमर्शियली देखें तो कई तरह के सेल्स होते हैं। कॉमर्शियल सेल्स जो हो गए बैटरीज जो हम लोग यूज करते हैं, एनी बैटरी, किसी भी बैटरी में क्या होगा, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल्स होंगे। तो सेल्स जो होते हैं कुछ, एक होते हैं प्राइमरी सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं चार्जेबल नहीं होते। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन अकर होता है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, कुछ समय बाद वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक ड्राई सेल हो गया। ड्राई सेल में क्या होता है, कार्बन रॉड होता है जो इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, मैंगनीज होता है, कार्बन ब्लैक होता है, ये सब जो है हमारा इसके ड्राई सेल्स हो गए। ड्राई सेल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो मेन, जो बहुत ज्यादा फेमिलियर ड्राई सेल है उसको बोलते हैं लीक लैंचे सेल।
समझे, जो कैलकुलेटर, वॉचेस, रेडियो, ये सब चीजों में यूज किया जाता है। इसमें क्या रहेगा, एक जिंक का कंटेनर रहेगा जो एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड जो होता है इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है ग्रेफाइट रॉड होता है। ठीक है, इसके अंदर पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, इसको जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोड के बीच में जो स्पेस होता है उसमें मॉइस्ट पेस्ट डाला जाता है NH4Cl और ZnCl2 का। इसमें रिएक्शन होता है, ZnS जो बनता है Zn2 प्लस 2E, और ये बनता है, ये इसका पोटेंशियल जो होता है अराउंड 1.5 वोल्ट होता है। प्राइमरी सेल का एक और होता है मरकरी सेल, जिसमें जिंक और मरकुरी अमलगम का यूज किया जाता है। उसका जो है रिएक्शन ये होता है, उसका वोल्टेज होता है करीब 1.35 पोटेंशियल होता है। कुछ होता है सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल होता है, उसको बार बार चार्ज किया जा सकता है, जो जनरली जो है हम लोग देखे हैं कार वगैरह में, बाइक वगैरह में जो बैटरीज यूज की जाती हैं वो क्या होती है, सेकेंडरी सेल्स होती हैं। समझे, इसमें एक लेड का एनोड होगा, लेड एनोड होगा, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड होगा, लेड डाइऑक्साइड होगा, 38% सोल्यूशन H2SO4 का यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सेल का रिएक्शन होता है, लेड जो सॉलिड है SO4 2 माइनस से रिएक्ट करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैथोड में PbO2 SO2 माइनस और 4H प्लस के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के PbSO4 और H2O दे देता है। अब फ्यूल सेल्स होता है, फ्यूल सेल जो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ये सब को यूज कंबशन करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो सक्सेसफुल फ्यूल सेल है वो H2O2 के H2O2 वाला जो सेल है, H2 और O2 रिएक्ट करके क्या देगा, H2 और O2 रिएक्ट करके वाटर दे देगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड और बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बबल किया जाता है इंटू कंसंट्रेटेड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, उसको बबल किया जाता है। कैटलिस्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर, क्या क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, 2H2 गैस 4OH लेकर के H2O और 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, O2 जो है H2O के साथ और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4OH माइनस दे देगा। ओवरऑल रिएक्शन होता है 2H2 और O2 मिलकर के 2H2O देता है। फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल पूछा जा सकता है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनते, इसकी एफिशिएंसी अराउंड 75% है, जो कि कन्वेंशनल सेल से ज्यादा होता है। ये जो सेल्स होते हैं लाइट वेट होते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर से और ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर सकता है। अब कोरोजन क्या होता है, किसी भी चीजों का स्लो ईटिंग अप, मेटल जो होता है धीरे धीरे जो टूटते जाता है, समझे, मेटल धीरे धीरे क्या हो गया, खराब होते जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, कंबशन होता है। इसमें भी बेसिकली क्या होता है, वही चीज होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जैसे रस्ट की बात करते हैं, ये रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। कोरोजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का ही फेनोमेना है। ठीक है, द इम्प्योर आयरन सरफेस behaves like a small electrochemical cell in presence of moisture containing oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहा जाता है कोरोसिव सेल या कोरोजन कपल। इन दिस मिनिएचर कोरोजन सेल प्योर आयरन एक्ट एज एनोड, प्योर आयरन जो है एनोड की तरह काम करता है। इम्प्योर सरफेस एक्ट एज कैथोड, इम्प्योर सरफेस कैथोड की तरह काम करता है। कैसे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, एक बैरियर प्रोटेक्शन, एक थिन फिल्म अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए आयरन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर ये सब के ऊपर, तो बैरियर प्रोटेक्शन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, बात सर, कवरिंग द सरफेस विथ पेंट और थिन फिल्म ऑफ ग्रास, ग्रीस वगैरह लगा दिए, पेंट लगा दिए, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए नॉन कोरोजिव मेटल से, जैसे निकल, क्रोमियम, कॉपर, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिए, तब कोरोजन बच जाएगा। बेसिकली आयरन और ऑक्सीजन का संपर्क को रोकना है। यहाँ पर क्या कर दिए, एक लेयर लगा दिए, एक लेयर लगा दिए, पेंट का लेयर, ग्रीस का लेयर, किसी भी चीज का लेयर लगा दिए, तो क्या होगा, हमारा कोरोजन से प्रिवेंशन हो जाएगा। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल नाम से समझ में आ रहा है कि आयरन जो सरफेस है इसको मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से हम लोग क्या कर दिए, कवर कर देते हैं। ठीक है, जो पहले आयरन के पहले ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इन सच सिचुएशन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ आयरन, thus this metal is sacrificed at the cost of iron।
आयरन को बचाने के लिए दूसरे मेटल को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। जैसे आयरन को जिंक से के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, तो जो जिंक है उसमें रस्टिंग हो जाएगी, आयरन बच जाता है। तो इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जीआई पाइप जो आता है, जीआई पाइप जो होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब उसमें जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ग्रे का सिल्वर कलर का दिखता है ना, वो ऐसा। या तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये भी क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का ही एक पार्ट है। इन दिस मेथड द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स और टैंक, इन दिस मेथड द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टिंग इट टू ब्लॉक ऑफ सम एक्टिव मेटल। कुछ एक्टिव मेटल को उसके ऊपर कर लगा देते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक। ये जो मोर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो एनोड की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आयरन सरफेस जो है कैथोड की तरह काम करने लगेगा, देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन आ जाता है। आयरन जो है कैथोड की तरह, एनोड की तरह काम करने नहीं देना है आयरन को, ये समझ लो। आयरन खुद क्या है, आयरन को कैथोड बना दो, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज जो होता है वो आर एक्सेप्टेड बाय H प्लस ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ आयरन। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज कंज्यूम्ड ग्रेजुअली इन द प्रोसेस एंड नीड पीरियोडिक रिप्लेसमेंट। समझे, धीरे बार बार क्या है, उसके ऊपर पेंट करना पड़ता है बार बार। तो ये हो गया हमारा जो है, ये चैप्टर का हमारा क्या हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे।